साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा के गोंडा से इस समय सीधी लाइव तस्वीरें। इस समय मौजूद हैं इंडो इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में और आज यहाँ आप देख सकते हैं 8वां जो है सब्जी एक्सपो लगा है और कहीं ना कहीं किसानों की इनकम को लेकर किसानों को किस तरीके से जो खेती जो किसान करते हैं उनको किस तरीके से उन्नत खेती जो है वो मिले, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़े, कम एकड़ में ज़्यादा इनकम उसको मिले। तो आज तमाम जो स्टॉल्स लगे हुए हैं इस समय मौजूद हैं कॉपर बायोलॉजिकली सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तमाम जो प्राइवेट संस्थान हैं, चाहे वो सीड को लेकर हो, चाहे वो तमाम पॉली हाउसेस को लेकर हो, हम बातचीत करेंगे क्या कुछ लेकर आज इस स्टॉल पर आए हैं और क्या कुछ किसानों के लिए लेकर आए हैं, किसानों की इनकम को लेकर आए हैं, किसानों की सेल को लेकर आए हैं। बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल लट्ठर है। राहुल जी, क्या कुछ आज का आपका जो काउंटर जो है आपने लगाया है किसानों के लिए, क्या कुछ सुविधा किसानों के लिए आप लेकर पहुंचे हैं ताकि उनको लाभ मिल सके? हमारी जो कंपनी है टोटली बायोलॉजिकल बेस है और पिछले 54 साल से काम कर रही है। हॉलैंड बेस्ड ग्रुप अपना और दुनिया के 130 देशों में काम कर रहा है। अभी हमारे पास कुछ बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट हैं, कुछ ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप जो सुगंध के आधार पे मोथ को, नर फड़ मक्खी को उनको अट्रैक्ट करते हैं। कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड और कुछ पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड। तो ये लेके आए हैं हम अभी। तो जो किसान जो पहुंचे हैं हरियाणा स्तर से, जो किसान यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ अनुभव रहा आपका और किसानों के बीच? किस प्रकार का आज का एक्सपीरियंस रहा? तो बहुत अच्छा रहा। हमने किसानों को बताया, किसान ढूंढ रहे हैं नई चीज़ें क्योंकि वो केमिकल से परेशान है, मिट्टी बंजर हो चुकी है, बीमारी कुछ इस तरीके की बीमारी आई हुई है फसलों में जो लाइलाज है। जैसे गन्ने में टॉप बोरर जिसकी वजह से 50% तक नुकसान हो चुका है। कॉटन की बात करें तो पिंक बोलवर्म आई हुई है उसमें, उससे 50% नुकसान हुआ है। आज का कॉटन का भाव अगर देखें तो 12,000 रुपये हो चुका है क्विंटल। तो पहले जो काफ़ी कम हुआ करता था। इसके अलावा बैंगन में अगर हम बात करें तो एक लाइलाज बीमारी है जिसका नाम है शूट और फ्रूट बोरर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं, वो हम फार्मरों को बता रहे हैं और फार्मर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लाठी सबसे बड़ी जो चैलेंज जो है वो आम इंसान के लिए महंगाई को लेकर है और किसानों की जो प्रोडक्शन है वो ट्रांसपोर्ट भी रहता है उसमें, और कहीं ना कहीं जो बेसिक फंडामेंटल जो है जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलता है, तो कहीं ना कहीं रेट को लेकर जो है कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है। तो कहीं ना रेट रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड सब्सिडी है, कोई स्कीम है सरकार के तहत जिससे जो किसानों को लाभ मिल सके? बिल्कुल, हमारे जो बैक्टोसिन ट्रैप है जो नर और मादा फड़ मक्खी को अट्रैक्ट करते हैं, इन पे 75% सब्सिडी है। इसके अलावा हमारे पास एक ट्यूटासन वाटर ट्रैप है जो आपका टमाटर में, बैंगन में और गोभी में तीन फसलों में इस्तेमाल होते हैं। इनके ऊपर भी 75% सब्सिडी है। तो क्या कुछ कॉस्ट फॉर एग्जांपल पड़ती है, कैसे सब्सिडी जो आपको सिर्फ बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट, अगर सब्सिडी के तहत देखें तो 50 रुपए का पीस पड़ते तो हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो किसानों को लेकर जो है आज जो एक्सपो लगाया गया है और सबसे बड़ा जो चैलेंज जो है और सबसे बड़ा हमारा दिखाने का जो मकसद है कि किस तरीके से किसानों की सेल बढ़े, किसानों की प्रोडक्टिविटी जो है उस बढ़ने के साथ साथ एक काम जो इंसान है प्रोडक्शन लेने के लिए जाता है, सामान खरीदने के लिए जाता है, उसको भी जो है रीजनेबल प्राइस मिले। बने रहिएगा मेरे साथ जी। बताएं। ये हमारा एक बायो फर्टिलाइजर है, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर सोयल प्रोबायोटिक कंसोर्शियम है। जैसे कि इसके अंदर बात करें हम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हवा से नाइट्रोजन को इकट्ठा करके पौधों की जड़ों में पौधे को प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें फास्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो हम मिट्टी में डीएपी या सिंगल सुपर डालते हैं उसको सोल्युबलाइज करता है। इसके अलावा इसमें पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है जो मिट्टी में उपलब्ध पोटास को मोबिलाइज करता है। इसके अलावा इसमें सिलिकेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है जो मिट्टी में मौजूद सिलिकॉन को मोनोसिलिसिक एसिड से ऑर्थोसिलिसिक एसिड में चेंज करके। कोई एप्लीकेशन है किस तरीके से किसान देख सके प्रोडक्ट? हमारी वेबसाइट है www.copert.in। इसके अलावा यूट्यूब पे चैनल हमारा कोपर्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स के नाम से। फेसबुक पे अगर आप हमें फॉलो करें तो कोपर्ट ग्लोबल के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भाई को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मेरा नंबर आप अगर दिखाना चाहें इसको। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से एक और काउंटर है 8th वेजिटेबल एक्सपो में, रोहतक का ये काउंटर लगा हुआ है। बातचीत करेंगे इनसे। देखिए अब टमाटर की जो वैरायटीज़ हैं, टमाटरों को लेकर जो कहीं ना कहीं वैरायटीज़ को लेकर जो है क्योंकि टमाटर भी एक सलाद के तौर पर खाया जाता है और उस क्वालिटी को कैसे इन्होंने डेवलप करा है, अलग अलग टमाटर की क्वालिटी को, तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, रोहतक से आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा टमाटरों की क्वालिटी के बारे में बताएं, कौन कौन सी क्वालिटी आप लेकर आए हैं? टमाटर हमारे पास संपूर्ण बासप का संपूर्ण है जी येलो चेरी है। दिखाएं, थोड़ा कस्टमर को दिखाएं। आप देख सकते हैं ये जो टमाटर की जो क्वालिटी है, जूम करके दिखाएं। मैं कहूँगा कि किस तरीके से जो टमाटर भी है, आपको चेरी टमाटर जो है इसका जो रेंज जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो टमाटरों की अलग अलग वैरायटी है। जी सर, क्या कुछ किसानों का अनुभव रहा आज का, बताएं थोड़ा। किसानों का काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है। जी
इसके बारे में काफ़ी जानकारी और इसको बीज को लेने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। तो कितनी जो है तैयारी जो है, कितना इसका एरिया जो है, घर में भी लगा सकते हैं इसको? आप घर में भी लगा सकते हैं, किचन में भी लगा सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं, लगातार बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा खास खबरों को शेयर करते रहिए। हाँ, बेसिकली एडवेंटा सीड्स से बिलोंग करता हूँ और ये जो है कंपनी जो है 123 देशों में बिजनेस करती है अपना। मेरा डिपार्टमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और आज जो ये किसान संगोष्ठी या मेला बोलते हैं हम लोग, तो जो लगाया है गरोंडा में, तो इसमें हम लोगों ने भी अपनी जो प्रोडक्ट हमारे उनकी प्रदर्शनी रखी हुई है और जो फार्मर्स का रिस्पांस देखा है अर्ली मॉर्निंग से लेके और अभी दोपहर बाद तक का काफ़ी अच्छा रहा है मूवमेंट। और फार्मर जो है काफ़ी अग्रेसिव हैं, मतलब वो नया इनोवेशन चाह रहे हैं कि उनको कुछ नई टेक्निक मिले, नए सीड मिले, मतलब जिनसे उनका आमदनी जो है ना मतलब डबल हो या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो कौन सी वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने के लिए आप यहाँ पर आप पहुँचे? किस वेजिटेबल की सीड्स जो हैं जो डेवलपमेंट के लिए लाए हैं? एक्चुअली हम लोगों का जो है ना मेन फोकस जो है भिंडी पे रहता है और भिंडी जो है ना हम लोग पूरे भारत में नंबर 1 पे है भिंडी में। और हमारा एक प्रोडक्ट आता है नव्या के नाम से आता है, जो कि हमारा जो है ना पूरे भारत में सबसे फेमस है। और हम लोग जो है ना नव्या की खासियत में थोड़ा बताना चाहूँगा कि नव्या का क्या है कि अर्ली इल्डर है, वो डीप कट लीफ में आता है और कॉम्बो टॉलरेंस है। तो जिससे कॉम्बो टॉलरेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, फार्मर को जो है ना डबल फ़ायदा मिल रहा है। डबल फ़ायदा इन सेंस ऐसे मिल रहा है कि क्योंकि उसमें क्या होता है, जब वायरस की टॉलरेंसी रहेगी तो फार्मर को क्या होगा, स्प्रे कम करने पड़ेंगे, तो उस वजह से। और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो है वो अभी नया विश्वविद्यालय बना है। इसके जो कुलपति हैं माननीय समर सिंह जी हैं, जिनका एक विज़न है कि हरियाणा के लिए बागवानी विश्वविद्यालय बहुत अच्छे से काम करे। तो उन्हीं की रहनुमाई में इस सेंटर के पास में 7 रीजनल सेंटर्स हैं, जिसमें मशरूम में एक सेंटर है हमारे पास जो मुरथल में काम करता है। उसमें तकरीबन 8 तरह की हमारे पास मशरूम्स हैं, अलग अलग तरह की है। इसके अलावा ग्रीन हाउस के ऊपर काम किया गया है, जिसके अंदर नया एक आया है रिट्रैक्टेबल ग्रीन हाउस, जिसकी छत है ऊपर से खुल जाती है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसकी कमी थी, जो कि अभी यूनिवर्सिटी में आ गया। इसके अलावा जो सीडलिंग उत्पादन का कार्य था वो 4 जगह पे शुरू कर दिया गया है और सॉइल लेस कल्टीवेशन का काम भी इस यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया। अभी आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय एरोफोनिक्स पे भी काम करेगा, जिससे किसानों को आलू का बीज ईजी से उपलब्ध हो जाए। सर, पॉपुलेशन को बढ़ती पॉपुलेशन में देखते हैं कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है, तो जो टेक्निक्स जो हैं किस तरीके से डेवलपमेंट हो कि जो रीजनेबल प्राइस भी मिले किसानों को और कस्टमर को, किस प्रकार से रिसर्च चलाती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अगर हम धान और गेहूं की बात करें तो वहाँ पे तो हम सेचुरेशन पे पहुँच चुके। अब जैसे ज़मीन कम होती तो उसमें हॉर्टिकल्चर एक ऑप्शन है, जिसके अंदर वर्टिकल फार्मिंग आ गई। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि हमने मल्टी लेयर फार्मिंग की हुई है कि 1 एकड़ को 9 एकड़ के बराबर हम पैदावार ले सकते हैं, उसको लेयर में लगा के। तो इसके अंदर सॉइल लेस कल्टीवेशन इन्वॉल्व होती है। ऐसे ही हाइड्रोपोनिक एक नया ऑप्शन आ गया कि छोटी सी जगह में बहते हुए पानी में आप लोग पैदावार ले सकते हो। जैसे मैंने एरोपोनिक का जिक्र किया, उसमें हम 10 गुना तक आलू के बीज की पैदावार बढ़ा सकते हैं। आप मेरे साथ में देख रहे हो कि वर्टिकल फार्मिंग का एक मॉडल आ गया ऑर्नामेंटल के लिए। जो लोग छोटे घरों में रहते हैं वो लोग भी इस टास्क को कर सकते हैं। तो बागवानी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि छोटी जोत को अच्छे से किसान को अच्छा मुनाफा कर सकता है। लिए कैसे खेती होगी आगे उन्नत खेती के लिए ऐसी जी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कहीं ना हाँ, कहीं हाँ, खेती की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हाँ जी, वही देखा जी। तो आने वाले जो युवा पीढ़ी है किस प्रकार से प्रेरित हो खेती को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? खेती को लेकर तो ये प्रेरित होगी जी। ये तो बैग के हिसाब से खेती हो रही है ना, तो उनसे ये इस हिसाब से खेती होगी आगे जी। बस। अशोक कुमार में। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से स्टॉल्स लगाए गए हैं। जी हाँ, किसानों को कैसे बेहतर उन्नत किस्म की क्वालिटी उपलब्ध हो, किस तरीके से जो सरकार है, केंद्र सरकार है, किस तरीके से जो काम कर रही है किसानों की आय को बढ़ाने को लेकर, तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट को लेकर, जो बीज की जो क्वालिटी है, कैसे लेयर्स के अंदर जो है खेती की जा सकती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो स्टॉल्स लगाए गए हैं। 3 दिन तक इस प्रकार का किसानों के लिए मेले का आयोजन किया गया है। 8वीं बारी इस मेले का आयोजन किया
गया। और कहीं ना कहीं आज एक बहुत यूनिक हम आपको एक विषय दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गऊ के गोबर से और मूत्र से, देसी गाय के गोबर से मूत्र से भी आप प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं, चाहे वो हवन की सामग्री को लेकर लकड़ी का स्वरूप हो, चाहे आप ईंट हो, तो तमाम वो क्वालिटी जो है डेवलपमेंट की किस तरीके से काम कर रही है। ये स्टॉल एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहीं ना कहीं गऊ के गोबर से, देसी गोबर से किस तरीके से तमाम जो गमले हैं, चाहे फिनाइल है, तमाम जो टिक्कियाँ हैं, कछुआ जो है, ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं ये गेहूं के जो है गऊ के गोबर से, देसी जो गाय हैं उसके गोबर और मूत्र से बनाए गए हैं। पूरे हरियाणा से किसान एकजुट होकर पहुंचे हैं। हिसार, रोहतक, सिरसा, भिवानी, झज्जर, महेंद्रगढ़, तमाम जो इलाकों से किसान यहाँ पहुंचे हैं। जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, यहाँ भी कुछ किसान हैं, बातचीत करेंगे अंकल से। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा देवेंद्र सिंह, कहाँ से हैं सर आप? जज्जर से जी। तो झज्जर से यहाँ पहुँचे हैं घरोंडा में, किस प्रकार का आज का अनुभव रहा? देखिए आपने स्टॉल्स, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार की पहल जो है क्या कुछ देखते हैं? सरकार की पहल इस बारे में बहुत अच्छी है, क्योंकि किसान जो है एक तो ड्रिप सिस्टम जो है ना, वो उससे पानी बचाया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे गो आधारित जो ये है लकड़ी, इससे ना एक तो शमशान घाट में मुर्दा जब जलाते हैं तो काफ़ी पेड़ खत्म हो जाते हैं, पेड़ों की कटाई बच सकती है। ये जो लकड़ी है ना, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा छोड़ती है, जो गाय के गोबर से निर्मित है। तो ये इनकी बहुत अच्छी पहल है गो आयोग की, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं ने हिस्सा लेना चाहिए, जिससे अपनी गाय भी बचेगी, पेड़ पौधा बचेगा और वातावरण भी शुद्ध होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है और तमाम तरह की जो स्टॉल्स हैं, वाटर बैंक को प्राइवेट लिमिटेड का एक यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है। तमाम जो एग्रीकल्चर के कॉरपोरेशंस के जो काउंटर हैं वो यहाँ पर लगे हैं, ताकि जो किसानों की आय को लेकर जो है बातचीत करेंगे। एक और यहाँ पर हमारे साथी हैं, भाई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? भाई संदीप यादव। संदीप जी, कहाँ से हैं आप? चरखी दादरी। चरखी दादरी से पहुँचे हैं घरोंडा। लगभग 100 से 150 किलोमीटर का डिफरेंस है। सर इतनी दूर से यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ अनुभव लेकर पहुँचे हैं? कैसे पता लगा आपको, बताएं थोड़ा। भाई साहब, हमारा बागवानी विभाग ने भाई सबको संपर्क किया था, जो गांव से हमें अलग अलग भाई जो प्रगतिशील किसान है, जो कुछ अलग से करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा भी। अलग अलग टेक्निक सीखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। आगे घर अपने गांव में जाके भी और कुछ अलग करेंगे और बाकी किसानों को कुछ अलग बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि और काउंटर यहाँ पर है, उनसे हम बातचीत करेंगे, जो क्या कुछ क्वालिटीज़ जो हैं प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इस स्टॉल के माध्यम से जो किसानों को संदेश देने का जो मैसेज है कि उनकी किसान की जो इनकम ग्रोथ हो और उसको किस तरीके से छोटे से एरिया में उसको ज़्यादा इनकम मिले। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद है जी। तो क्या कुछ आज का काउंटर का आपका जो है विषय है जो है वो बताएं, और किसानों के लिए क्या कुछ आज लेकर आए हैं आप, थोड़ा उसके बारे में जनता को बताएं। ये सरकारी संस्थान का स्टॉल है जी, और जो हमारा संस्थान है वो मेनली क्षारीय भूमि और लवणीय भूमि के ऊपर काम करता है, और जितनी भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी दिखाई गई है वो मेनली हमारे संस्थान की क्षारीय भूमि और लवणीय भूमि के ऊपर ही है। और मेनली जो हमारा जो वेराइटीज़ है ये सभी क्षारीय भूमियों के लिए ही बनाई गई है, जो कलर भूमि बोलते हैं जिसको, जो हरियाणा में, इंडिया के अंदर मेनली 6.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि खराब है, उसको ठीक करने का काम भी हमारा इंस्टीट्यूट करता है। उसके अंदर हम जिप्सम का प्रयोग करके जो क्षारीय भूमि है उसको ठीक करते हैं, और सब सरफेस ड्रेनेज के वजह से हम लवणीय भूमि को ठीक करते हैं जी। तो कहीं ना कहीं बात करें तमाम तरह के जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो तमाम जो आगामी भविष्य में जो ख़त्म करते जा रहे हैं, भूमि की जो गुणवत्ता जो है उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है? सर हमारा संस्थान उसके रिगार्डिंग तो काम करता नहीं है, मेनली हमारा काम जो है वो जो खराब मिट्टी जितनी भी है भारत की उसको ठीक करने का है। तो उसको ठीक करने का क्या प्रोसेस है? उसको ठीक करने के लिए सर एक तो हम जिप्सम टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कलर ज़मीन, जो नमक होता है ज़मीन में उसको डिजोल्व करके वो नीचे पहुंचा देता है ज़मीन में। और दूसरा हम सब सरफेस ड्रेनेज यूज़ करते हैं, जहाँ पे चोगा थोड़ा ऊपर होता है ना जल, तो उसको पाइप बिछा के ज़मीन में उसके थ्रू हम तालाब में निकाल देते हैं सर उसको। तो बात करें इनकम को लेकर, किसानों की आय को लेकर, कैसे आय बढ़े? कहीं ना कहीं किसानों का लगातार आय को लेकर संघर्ष रहता है कि उसको वो इनपुट नहीं मिल पाती, तो उस इनपुट का आउटपुट कैसे मिले, वो किस तरीके से जो है डेवलपमेंट के लिए रहा है? सर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट ने एक प्रोजेक्ट लगाया है, मल्टी एंटरप्राइजेस। उसमें वो एक 5 एकड़ का है सर, उसके अंदर क्या है, हम फिशरीज़ का भी है, पशुपालन का भी है, बी कीपिंग का भी है, उसमें सब्जीज भी लगाते हैं। वो उस तरह वहाँ पे दिखाया गया है सर।
उससे क्या है कि जैसे जो किसान धान गेहूं की फसल लगाता है ना, उससे रेगुलर इनकम नहीं होती सर उसकी, लेकिन उस प्रोजेक्ट से वो क्या है कि उसको रेगुलर इनकम मिलती है, डेली इनकम मिलती है, जैसे दूध बेच के, अपनी मछली को बेच के। तो और ये भी कैलकुलेट किया गया है कि उसको धान गेहूं से ज़्यादा इनकम वहाँ से मिलती है सर। तो आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अक्षारीय और लवणीय, अक्षारीय जो है कलरफुल जो है कहीं ना कहीं नमक का जो है इलाका हो जाता है और कहीं ना कहीं वहाँ भूमि जो है योग्य नहीं रहती कृषि को लेकर। जिप्सम की टेक्निक जो है इन्होंने बताया यूज़ की गई है और जो जिप्सम जो है किस तरीके से जो है पानी का जो नमक का पानी है वो उसको नीचे जो है उसको कर देता है और कहीं ना कहीं पाइप लगाकर जो है कहीं ना कहीं ऐसी टेक्निक जो है ये CSSRI करनाल, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तमाम जो टेक्निक्स हैं इस तरीके की जिससे इनकम बढ़े किसानों की, उसको लेकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हरियाणा की आज सबसे बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं किसानों के साथ कि जो किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, उसी का आज का टॉपिक है। सभी को नमस्कार। हमारे विभाग के जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कम प्रिंसिपल बागवानी किसान भाई क्लैपिंग करेंगे। चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की बात है, माइक्रो इरिगेशन की बात है, उससे जहाँ कम पानी का इस्तेमाल में अच्छी पैदावार होगी, वहीं पर एक संतुलित तरीके से, सही तरीके से दवाई और खाद भी पौधे को जितनी ज़रूरत है उतना तो जाने का काम करता है। उसके साथ साथ जो फूलों की सब्जी है, मशरूम की खेती है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें किसान आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी आमदन वो ले सकते हैं। साथ ही साथ जो FPO के गठन के बाद जो हज़ारों की संख्या में जो किसान इकट्ठे होकर जब खेती करते हैं और वो FPO मिलकर जब आगे फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं और इस तरीके से एक समूह के तौर पर जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक तरह से खेती के साथ साथ एक व्यापार की दिशा में भी उनका कदम आगे बढ़ता है, क्योंकि जब किसान इकट्ठा होकर अपनी पैदावार को बढ़ाता है, एक अच्छी पैदावार वो खेत के अंदर से लेता है, साथ ही साथ जब वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, चाहे वो जैम बनाने की बात है, चाहे वो अचार बनाने की बात है, पापड़ बनाने की बात है, या कोई भी अगला प्रोडक्ट जब वो बनाता है और वैल्यू एडिशन उसके अंदर करता है, तो निश्चित रूप से उसका मार्जिन और भी ज़्यादा बढ़ता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसान की आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी पिछले 7 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास किए हैं। और किसानों से भी मैं अपील करूंगा कि आज जब किसान की जोत बहुत कम हो चुकी है, मैं भी एक किसान हूं और आने वाले समय में ज़मीन बढ़ नहीं सकती, ज़मीन को ही हमें एक फैक्ट्री के रूप में लेना पड़ेगा और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम खेती, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार भी लें और कम से कम दवाई और कम से कम खाद का इस्तेमाल हम कैसे करें ताकि बीमारियों पर भी अंकुश लग सके। इसलिए जो ऑर्गेनिक खेती की बात है उसकी तरफ भी हमें बढ़ना पड़ेगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि नई तकनीक की तरफ आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा खेत के अंदर से पैदावार लेकर किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है प्रोडक्टिविटी को लेकर, चैलेंज रहता है कहीं ना कहीं सेल को लेकर। तो किस तरीके से देखते हैं कैसे उसको डेवलप किया जाए ताकि उनकी सेल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके, ताकि उसको अच्छी इनकम मिल सके? देखिए, 2 तरीके से सेल की समस्या खत्म हो सकती है जी। एक तो जब FPO का गठन करके एक सामूहिक खेती जब किसान करता है तो एक बड़ी जो पैदावार है वो उसके हाथ में आ जाती है। और जब बड़ी पैदावार जो एक अकेला किसान ना कर सकता है और ना उसकी मार्केटिंग कर सकता है, जब समूह सेंटी इंसेक्ट नेट हाउस है, वॉकिंग टनल्स हैं, पॉलीनेट है, उन स्ट्रक्चर्स में अलग अलग हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जैसे टमाटर है, चेरी टमाटो है, सीडलेस खीरा है या कलर्ड कैप्सिकम है, ये अलग अलग हाई वैल्यू वेजिटेबल्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स में किस विधि से उगाई जाए, उनमें क्या क्या किसान टेक्निक करें, वो हमने यहाँ प्रदर्शित कर रखा है। हमने 6 स्पॉट बना रखे हैं। हमने अलग अलग सेक्शन का, जैसे ओपन फील्ड में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन और ड्रिप इरिगेशन। साथ में ड्रिप इरिगेशन के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी जो खाद दवाई है, किसान भाई एक तो खुला पानी देना बंद कर दे, दूसरा जो भी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से खाद देता है वो बंद कर दे, टपका सिंचाई से पानी दे और टपका सिंचाई से ही खाद दे, क्योंकि उसका 70% पानी की बचत होगी, साथ में उसकी खाद की भी बचत होगी। जो जहाँ जिसको ज़रूरत है, जैसे पौधे को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पानी और खाद पहुँचाने की विधि को टपका सिंचाई कहते हैं।
और पौधे को भी डेली पानी, खाद, दवाई चाहिए। जैसे इंसान के शरीर को अच्छा हेल्दी रखने के लिए डेली उसको अच्छी सब्जी चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए, ऐसे ही पौधे को चाहिए, तभी हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। सर ये सभी तकनीकें हम किसानों को यहाँ रेगुलर बताते रहते हैं, फ्री ट्रेनिंग करते रहते हैं, एक्सपोजर विजिट करवाते रहते हैं। तो और ये कि ईयरली आयोजन है स्टेट लेवल का, जिसमें सभी 22 जिलों के किसान यहाँ आए हैं और उनको सभी तरह की ये जो जानकारियाँ दी जा रही हैं। साथ ही साथ इसमें एक तकनीकी सत्र हम 3 दिन के कार्यक्रम में वो रखेंगे। उसमें सभी तीनों दिन अलग अलग टॉपिक पर जो भी तकनीकी जानकारी जो सेंटर की है, इसके साथ साथ जो विभागीय स्कीमें कि वो जो ये तकनीकी जानकारी लेकर जो टेक्निक अपने खेत पे अपनाएगा, उस पे विभाग क्या किसान को मदद दे जाए, उनके बारे में भी अवेयर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आगे उसका एफपीओ फॉर्मेशन का है, तो एफपीओ फॉर्मेशन पे भी हम एक स्पेशल यहाँ लेक्चर रखवा रहे हैं ताकि किसानों को एफपीओ के गठन के बारे में पता लग सके। यहाँ से सेंटर से किसानों को अवेयर कर रहे हैं कि अपना ब्रांड बनाओ, अपनी खुद डायरेक्ट मार्केटिंग करो, ताकि क्योंकि खर्चा कितना आया उस चीज़ को पैदा करने में वो किसान को पता है जी। तो किसान खुद अपना जब तक रेट निर्धारित नहीं करेगा वो प्रॉफिट में नहीं आ सकता। हम उनको बता रहे हैं कि किस तरह वो अपना गुणवत्ता बढ़ा सकता है, पैदावार बढ़ा सकता है। डायरेक्ट मार्केटिंग में जो योगदान है, जैसे सेल काउंटर खोलना है, रिटेल में वो काउंटर खोल सकता है। हमने स्कीमों में वो रिटेल काउंटर खोलने का प्रावधान किया है, उनको अनुदान देने का। और अगर एफपीओ कोई गठन कर लेता है तो क्योंकि एक आदमी है ना, देखो हर घर आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गया, एक आदमी हर तरह का काम नहीं कर सकता। उस उद्देश्य से हम एफपीओ का गठन कर रहे हैं, ताकि एफपीओ का गठन हो गया तो उनके पास एक वॉल्यूम में प्रोडक्ट आ गया, वो अपनी मार्केटिंग के लिए कहीं भी बंदे पे जाएगा तो वो डायरेक्ट सप्लाई दे सकता है अगर उसके पास एक वॉल्यूम में प्रोडक्ट हो तो। दूसरा, एफपीओ के गठन में अलग अलग जिम्मेवारियां दे दी जाती है कि ये बंदा मार्केटिंग का देखेगा, ये प्रोडक्शन का देखेगा, ये ऑफिस का देखेगा। तो उस उद्देश्य को लेकर हम एफपीओ का गठन कर रहे हैं और एक एफपीओ को इंटीग्रेटेड पैक हाउस का उनको दे रहे हैं, और उस इंटीग्रेटेड पैक हाउस पे 70 to 90% किसानों को अनुदान दिया जा रहा है जी। उस इंटीग्रेटेड पैक हाउस में हम किसान की सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। उसकी हार्वेस्टिंग के बाद फर्स्ट उसको वॉशिंग करना है, देन ग्रेडिंग करना है, फिर पैकिंग करना है और मार्केट में लेके जाएगा।